सो आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग के बारे में। ठीक है, अब थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स में सबसे पहले आता है कि थायराइड होता क्या है। थायराइड क्या होता है कि थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है कि जो ग्लैंड्स होती है शरीर के अंदर, जो हार्मोन सिक्रिएट करती है, और जो अपना हार्मोन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रिएट करती है। ठीक है, जिससे कि हार्मोन ब्लड की हेल्प से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और अपना एक्शन शो करता है। उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जो थायराइड होती है वो एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, अब इसकी शेप कैसे होती है, जो बटरफ्लाई होती है ना, उस बटरफ्लाई की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, अब ये होती कहाँ है, जो अपनी नेक होती है, नेक के जस्ट सामने होती है, और जो अपना एडम्स एप्पल यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है, उस वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे होती है थायराइड ग्लैंड। अब इस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, इससे दो हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। पहला है थायरोक्सिन, जिसे अपन T4 भी बोलते हैं। सेकंड हार्मोन है इससे ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको अपन T3 बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि ये हार्मोन्स करते क्या क्या हैं, कि बॉडी में क्या एक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब ये हार्मोन्स का काम होता है कि जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि डिपेंड करता है सोडियम, पोटेशियम और एटीपेस एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, ये हो गया हार्मोन्स का काम। अब इसके बाद में आता है जो थायराइड ग्लैंड की जो डिजीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट पे आती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब, हाइपो का मतलब होता है कमी, तो इससे इस बीमारी का नाम रखा गया है हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब जो थायराइड से जो हार्मोन सिक्रिएट होते हैं उनमें कमी आ जाना, या सिक्रेशन में कमी आ जाना। और वो फर्स्ट है एडल्ट्स में, कि एडल्ट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, जो एडल्ट्स में क्या होता है कि जो ये बीमारी होती है वो मेल्स में कम होती है और फीमेल्स में ज़्यादा होती है। जो ये बीमारी होती है वो 30 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों में होती है, जो कि वुमेंस में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सीरम जो होता है उसके अंदर थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिससे कि अपना एक्शन कम शो करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है कि जो थोड़ा सा काम करते ही शरीर में क्या हो जाती है, फैटिकनेस आ जाती है, यानी कि थकान आ जाती है। फॉरगेटफुलनेस, यानी कि चीज़ों को भूल जाते हैं। सेंसिटिविटी कोल्ड, यानी कि कोल्ड फील होने लगता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, यानी कि जो शरीर का जो वज़न है वो बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और जो स्किन होती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। फेस पफी हो जाता है। और पेरी ऑर्बिटल एडेमा। पेरी ऑर्बिटल एडेमा क्या होता है, जो अपनी आईज़ होती है ना, आँखें जो होती है, इसका जो अपर लिड होता है ना, उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे स्वेलिंग आ जाती है। इसे बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल एडेमा। अब जो हाइपोथायराइडिज्म होते हैं इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है इसको अपन बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का मतलब होता है कि जो बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है उसको अपन क्रेटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इस बच्चों में क्या होगा, जब डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अभी कब कब डेवलप होता है कि जो फीटल डेवलपमेंट होता है उस टाइम भी हो सकता है, जो कम एज के जो बच्चे होते हैं ना उनमें भी हो सकता है। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाता है, इन्फेंटाइल क्रेटिनिज्म हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जॉन्डिस की प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो डॉर्फिज्म यानी कि जो बोनापन है, बच्चों की हाइट कम रह जाएगी या हाइट नहीं बढ़ेगी, जिसे अपन डॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंड मसल डिस्ट्रोफी, मतलब जो कि मसल्स जो होती है उनमें वीकनेस आ जाती है। जो बच्चों की जो मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस आ जाती है। और मेंटल डेफिशिएंसी, यानी कि जो दिमाग होता है ना, जो मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और ये बीमारी भी बच्चों में भी, जो गर्ल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होता है बॉयज़ की तुलना में। ठीक है, ये होगी हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जो चिल्ड्रन में होता है उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आती है थायरॉयडिटिस। जो भी एक बीमारी होती है, थायरॉयडिटिस का मतलब होता है जो थायरॉयड ग्लैंड होती है ना उसके अंदर इन्फ्लामेशन, यानी कि जो सूजन आ जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है, मतलब जो साइज़ में बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो थायरॉयड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा सिक्रिएट होने लग जाते हैं, जिससे अपन ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं। अब थायरॉयड हार्मोन से ज़्यादा सिक्रिएट होंगे तो जिससे क्या होता है कि गोइटर जो एक डिज़ीज़ होती है वो हो जाता है, जिससे कि जो कंप्लीट जो नेक पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। ठीक है, अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है वो 80% गोइटर की वजह से ही होती है। ठीक है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि 30 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप में होती है। जिससे क्या क्या होता है कि जो हार्ट रेट होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो उससे
स्वेट यानी कि जो पसीना होता है वो ज़्यादा निकलता है। और नर्वस सिम्टम्स मतलब कि जो मसल्स होती है उनमें वीकनेस आ जाती है, या फिर किसी भी चीज़ से इरिटेशन होने लग जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि जो कि मेटाबॉलिक रेट यानी कि जब हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्शन शो करेंगे, जिससे कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये होती है क्रेब्स डिजीज़। इसके बाद में आती है ड्रग्स। ड्रग्स में आती है एंटी थायराइड ड्रग्स। अब एंटी थायराइड ड्रग्स होती क्या है, जो कि इंटरफेयर करती है थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के साथ। जो थायराइड हार्मोन्स की जो सिक्रेशन होता है उसको कम कर देती है, ठीक है। अब जो एंटी थायराइड ड्रग्स की जो डिस्कवर जो हुई थी वो एक एक्सीडेंट था, मतलब एंटी थायराइड्स को डिस्कवर किया नहीं गया था। ये जब हार्ट डिसीज़ के ऊपर थायोसाइनेट कंपाउंड का जब काम चल रहा था, तब यह देखा गया है कि जो इसको जब अपन हार्ट डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, थायोसाइनेट एक कंपाउंड है, उसको अपन यूज़ कर रहे हैं, तब क्या ये थायोसाइनेट कंपाउंड क्या करता है कि जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं ना, उसको सिक्रेशन को रिड्यूस कर देता है। अब रिड्यूस कर देता है तो इस कंपाउंड को एज ए मेडिसिन यूज़ होने लगा, ठीक है। जिससे कि एंटी थायराइड ड्रग्स का डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ये कब डिस्कवर हुई थी? 1940 के दशक में, ठीक है। इसके बाद में पहली ड्रग आती है लियोथायरोक्सिन। लियोथायरोक्सिन जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जो कमी हो जाती है थायराइड हार्मोन्स की, तब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये इसकी स्ट्रक्चर है और इसका आईपीएसएनएम है। आईपीएसएनएम क्या है कि जो राइट हैंड साइड है उससे जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उस पे पहला कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है, जिसे अपन एमिनो बोलते हैं, मतलब 2 एमिनो। इसके थर्ड कार्बन पे और एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस फिनाइल के 4 कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और उस ऑक्सीजन से जो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो लास्ट फिनाइल ग्रुप है, उसके 4th कार्बन से हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और लास्ट वाले फिनाइल के 3rd पोजीशन 5th पोजीशन पे आयोडीन जुड़े हुए हैं, जिससे कि 3,5 डाई आयोडो, ठीक है। और जो सेकंड नंबर का जो फिनाइल ग्रुप है उससे भी 2 आयोडीन जुड़े हैं, जो भी 3rd और 5th पोजीशन पे है, तो उसका नाम हो जाएगा सेकंड कार्बन पे 2 एमिनो, 3 4 हाइड्रोक्सी, जो लास्ट वाले फिनाइल ग्रुप पे 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप जुड़ा है, 4 हाइड्रोक्सी, 3 5 डाई आयोडोफिनॉक्सी, ठीक है। और जो सेकंड वाले फिनाइल है उससे 3 5 डाई आयोडो, 3 और 5th पोजीशन पे 2 आयोडीन है, तो 3 5 डाई आयोडो फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। जो मेन कार्बन चेन है वो 3 कार्बन्स की है, लास्ट में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, OOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिससे कि ओइक एसिड जो इसका वो सफिक्स लग जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 एमिनो 3 4 कोष्टक 4 हाइड्रोक्सी 3 5 डाई आयोडोफिनॉक्सी, फिर कोष्टक क्लोज 3 5 डाई आयोडोफिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा लिवोथायरोक्सिन ड्रग का, ठीक है। अब ये जो ड्रग होती है कैसे एक्शन करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। जो लेवोथायरोक्सिन होती है सिंथेटिक फॉर्म होती है T4 यानी कि थायरोक्सिन की, जो उसके बाद में क्या करती है कि ये T3 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। T3 में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है, T3 एंड जो T4 जो दोनों होते हैं वो कि सेल के न्यूक्लियस में जो सेल का केंद्रक होता है ना, उसमें रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। T3 एंड T4 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं, जो DNA ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो DNA ट्रांसक्रिप्शन के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये वो शो करते हैं कि T3 और T4 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं और DNA ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब इसका सार जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें अपन क्या क्या चेंजेस करें जिससे कि इसके एक्शन में या तो इंक्रीज़ हो या फिर कमी आ जाए। फर्स्ट नंबर पे आता है कि जो दोनों फिनाइल्स ग्रुप के बीच में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसकी जगह पे यदि अपन सल्फ़र लगा देते हैं या उस सल्फ़र से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर मिथाइलिन ग्रुप होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो भी यह 120 डिग्री का ही जो एंगल होता है वो शो करेगा, जिससे कि मतलब इसकी जो एक्शन में होता है उसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब अपन सल्फ़र को और या मिथाइलिन ग्रुप को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है जो कि लास्ट फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है 4th पोजीशन पे, जो इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, जो कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में यूज़ आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यदि जो 4th पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको अपन रिप्लेस कर दें आइसोस्टेरिक ग्रुप, या जैसे कि अमोनिया ग्रुप से OH की जगह यदि अपन अमोनिया ग्रुप लगा देते हैं, तो क्या करता है जो हार्मोनल एक्टिविटी जो होती है ड्रग की उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसलिए OH 4th पोजीशन पे ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है इसका मेटाबॉलिज्म, कि जो एल थायरोक्सिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। जो T4 जो
T4 जो होता है उसका डी आयोडीनेशन, मतलब जो इसका आयोडीन पार्ट होता है वो हट जाता है, जो कि लीवर में होता है। ठीक है, अब लीवर में होता है, जो आयोडीन हट गया तो मतलब मेटाबोलाइट में चेंज हो गया, जो कि किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है ग्लूकुरोनिडेशन। ग्लूकुरोनिडेशन जो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है कि ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के जो T4 डी आयोडीनाइड जो T4 होता है वो बाहर निकल जाता है, या फिर डायरेक्टली बाइल एसिड से बाहर निकल जाता है। अब ये ड्रग होती है, इसको किस किस में यूज़ करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की जो हाइपोथायरॉयड में कि जो थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तब यूज़ करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, जो गोइटर यानी कि जो नेक के पार्ट या जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग जो हो जाती है उसमें यूज़ करते हैं। इसके दो यूज है हाइपोथायरॉयडिज्म में और गोइटर में। ठीक है, जिससे कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को लो कर देता है, जिससे कि हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ड्रग आती है एल-थायरोनिन, जो कि जिसका काम भी सेम ही होता है, मतलब ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज़ आती है। ठीक है, एल-थायरोनिन इसमें क्या होता है कि जो आयोडीन पार्ट होता है वो नहीं है, बाकी ये भी एल-थायरोक्सिन की तरह ही है। ठीक है, जो आयोडीन पार्ट नहीं है इसमें। थर्ड ड्रग आती है एंटी थायरॉयड ड्रग, जो कि प्रो फर्स्ट ड्रग होती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, जो ये फिनाइल कार्बन जो इसके में फर्स्ट नंबर कार्बन जो जो NH जुड़ा हुआ है, NH सल्फर वाले कार्बन को सेकंड नंबर दिया गया है, फिर जो NH जुड़ा उसको थर्ड कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को फिफ्थ, ओ सॉरी फोर फिफ्थ, और फिर सिक्स कार्बन पे जो प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जो जुड़े हुए हैं वो प्रोपाइल ग्रुप है। अब इसके सेकंड नंबर के कार्बन पे सल्फेट जो जुड़ा हुआ है उसको सल्फेनिल, और जो पूरा ये फिनाइल ग्रुप से 2 NH जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं पायरिमिडीन। और जो फोर्थ पोजीशन पे होता है जो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका 4 ओन, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 6 प्रोपाइल 2 सल्फेनिल पायरिमिडीन 4 ओन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो ये ड्रग होती है जो कि ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जो आयोडाइड होता है उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगी, और जो थायरोक्सिन होता है ना T4, एंड जो ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है T3, इनके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगी, यानी कि रोक देगी। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को कम कर देती है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो रेडिली ये जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है और मेटाबोलाइज होकर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है किडनी की हेल्प से। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रिएट होते हैं तो उनको सिक्रेशन रिड्यूस करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा सिक्रिएट होते हैं, तो भी अपन इस ड्रग को यूज़ करते हैं ताकि हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आती है मेथिमाजोल, जो भी एक एंटी थायराइड ड्रग है। इसको भी अपन ग्रेव्स डिजीज़ या हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ करते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर है और इसका IUPAC नाम है 1 पे जुड़ा हुआ मिथाइल, 3 पे जो हाइड्रोजन होता है उससे इसका डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज किया गया है। ठीक है, और इमिडाजोल 2 थायोन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया।